हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिप्लोमा विद सोनू। तो जैसा कि आप लोग देखे होंगे थंबनेल में, आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि होगा पॉलिटी से। पॉलिटी में जो प्रीवियस ईयर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुए हैं उसका क्वेश्चंस के बारे में हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि अब पॉइंट वाइज हम लोग क्वेश्चन को करने वाले हैं, एमसीक्यू बेस्ड नहीं करेंगे, पॉइंट वाइज करेंगे ताकि ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर पाएँ। तो आइए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ गए हैं, जो कि है हु अपॉइंट्स द जनरल सेक्रेटरी ऑफ लोकसभा। लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करते हैं? तो वो करते हैं स्पीकर। टिल वेन द सुप्रीम कोर्ट जस्टिस कैन सर्व। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक पद पे रह सकते हैं? तो वो होता है 65 ईयर्स। हुम डू नॉन मेंबर्स हेड। जो किसकी सदस्य द्वारा अध्यक्षता नहीं की जाती? किसकी सदस्यों द्वारा अध्यक्षता नहीं की जाती? मेंबर्स के द्वारा अध्यक्षता नहीं की जाती, तो वो होता है राज्यसभा में जो होता है सदस्यों के द्वारा उसका सदस्यता नहीं की जाती, अध्यक्षता नहीं की जाती उनका हेड का। ठीक है। वेयर द फर्स्ट रेगुलर सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली वाज हेल्ड। संयुक्त राष्ट्र के महासभा का पहला नियमित अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था लंदन में हुआ था फ्रेंड। उसके बाद क्वेश्चन है हु मेड द प्रोसेलिटिज्म ऑफ पीपुल ऑन लार्ज स्केल इन द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया। आफ्टर इंडिपेंडेंट इंडिया बोला गया है फ्रेंड। फर्स्ट कैबिनेट जब हुआ था तो उसमें सबसे ज़्यादा धर्म परिवर्तन कौन करवाए थे? तो वो थे भीमराव अंबेडकर, बी आर अम्बेडकर बोल सकते हैं यहाँ पे। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ अ स्टेट पॉलिसी? देखिए, जो यहाँ पे राज्य की नीति निर्देशकों का सिद्धांत का उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्टिव और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ अ स्टेट पॉलिसी, तो वो क्या होता है? टू प्रोवाइड द सोशल एंड इकोनॉमिक बेसिस फॉर ट्रू डेमोक्रेसी ऑफ कंट्री। देश में सही प्रजातंत्र के लिए सामाजिक और आर्थिक आधार पर प्रदान करना, यही होता है क्या? ऑब्जेक्टिव ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। विच रीट प्रोवाइड द कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी ऑफ पर्सनल इंडिपेंडेंस। कौन सा रीट जो होता है वो व्यक्तित्व का स्वतंत्र की संवैधानिक गारंटी देता है? तो होता है हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस का आप लोग नाम सुने होंगे। यही जो होता है ये रीट देता है हम लोग को कि जो वहाँ पे व्यक्तित्व स्वतंत्रता जो अपने आप में आपका कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी, इसके लिए तो ये हैबियस कॉर्पस हम लोग को प्रोवाइड करता है। हु इज द ऑथराइज फॉर रेशनल बैन ऑन द फंडामेंटल राइट्स। किनके पास मौलिक अधिकारों पर वहाँ पे प्रतिबंध लगाने का हक है या प्रतिकृत है? तो वो होते हैं राष्ट्रपति, जो कि प्रेसिडेंट। हु हैज़ द रेसिड्यूअल राइट। किनके पास रेसिड्यूअल राइट होते हैं, अवशिष्ट अधिकार किनके पास होते हैं? तो वो होता है द यूनियन पार्लियामेंट के पास में रेसिड्यूअल राइट होते हैं। हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर। फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर सिर्फ बोला गया है, ना कि इंडिया में, या यहाँ पे बोलने का मतलब क्या है, पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो वो थे मिसेस श्रीमाओ बंदरनायक। तो ये फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ वर्ल्ड के रूप में इनको जाना जाता है, जो कि श्रीलंका के थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड, जो कि है हु वाज द फर्स्ट कम्युनिस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट। फर्स्ट कम्युनिस्ट चीफ मिनिस्टर बोला गया है, तो विश्व में यहाँ पे किस राज्य का पहला साम्यवादी मुख्यमंत्री कौन था? तो वो थे EMM नंबूरीपाद, केरला के। ठीक है, केरला से। श्री KR नारायण बास, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। KR नारायण जो थे वो कितने नंबर पे प्रेसिडेंसी उनको मिला था? तो वो 11th थे प्रेसिडेंट। ठीक है। वो वाज द फर्स्ट रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। फर्स्ट रेसिडेंट ऑफ अमेरिका कौन है? तो वो हैं जॉर्ज वाशिंगटन। फर्स्ट रेसिडेंट ऑफ अमेरिका कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन, प्रेसिडेंट ऑफ यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड, जो कि है व्हेन द स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट इज परस्यूड ड्यूरिंग द इमरजेंसी। कब स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट का हम लोग को पता चलता है? इमरजेंसी के समय में। अकॉर्डिंग टू इंडियन इंस्टीट्यूशन, इन हाउ मच टाइम पीरियड
द वैकेंट पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट शुड बी फिल्ड। कितने समय के बाद अगर प्रेसिडेंट की कुर्सी है तो उसको फिर से फिल होना चाहिए, तो वो है 6 मंथ्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अपॉइंट्स द जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन में जनरल सेक्रेटरी को कौन अपॉइंट करते हैं, तो वो है जनरल असेंबली के द्वारा वो अपॉइंट किए जाते हैं। हु हैज़ द एक्चुअल अथॉरिटी इन इंडियन रिपब्लिक। जो इंडियन रिपब्लिक में एक्चुअल अथॉरिटी किनके पास है, भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार किसके पास होता है, तो वो होता है मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल के पास में। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल्स होंगे। इंडिया इज बिलीव्ड एज ए रिपब्लिक स्टेट बिकॉज। इंडिया को माना जाता है कि ये गणराज्य मुख्य रूप से किसके लिए माना जाता है, तो वो होता है राज्य अध्यक्ष का चुनाव के लिए। स्टेट हेड इज इलेक्टेड, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, स्टेट जो हेड होता है वो इलेक्ट होता है, पीपल के द्वारा इलेक्शन में उसको चुना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड, जो कि है व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर बीइंग द राज्यसभा मेंबर। मिनिमम एज क्या होता है राज्यसभा मेंबर के बनने के लिए, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के एज कितना है, तो है 30 ईयर्स। विच सिग्निफिकेंस इज कॉमन इन सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इंडिया। सर्वोच्च न्यायालय में निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसी संस्थाओं को में एक लक्षण समान है, वो क्या है, वो सब जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशंस के दायरा में बंधे हुए हैं। ऑल दीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट। इस टाइप में हाउ मनी मेंबर्स ऑफ अ स्टेट काउंसिल आर सिलेक्टेड फ्रॉम स्टेट असेंबली। स्टेट काउंसिल का कितने मेंबर जो होते हैं वो स्टेट असेंबली के द्वारा सिलेक्ट किए जाते हैं। राज्य में विभिन्न विधान परिषद से कितने सदस्य विधानसभा में चुने जाते हैं, तो वो होते हैं 1/3 भाग चुना जाता है। थ्रू विच द कॉम्युनल कॉन्स्टिट्यूंसी स्टार्टेड इन इंडिया। इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों के पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा किया जाता है, तो ये होता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 में स्टार्ट हुआ था, जिससे कॉम्युनल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टार्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूंसी के। वाई महात्मा गांधी वाज डेथ स्ट्राइक इन यारवादा जेल ऑन 20 सितंबर 1932 द अगेंस्ट कॉम्युनल एक्ट ऑफ रैमसे मैकडोनाल्ड। तो ये महात्मा गांधी जो थे यरवंदा जेल में 20 सितंबर 1932 को, तो किसके खिलाफ में थे, तो रैमसे मैकडोनाल्ड का उस सांप्रदायिक अधिनिर्णय के खिलाफ में थे। हु वाज द इसके बाद नेक्स्ट है हु वाज द वुमेन हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब हुआ था तो वो इंडिया से कौन वुमेन थी जो वहाँ पे रिप्रेजेंट की थी इंडिया को, तो वो थी सरोजनी नायडू। इन हाउ मच टाइम पीरियड द इमरजेंसी अनाउंस्ड बाय द प्रेसिडेंट शुड बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। अगर प्रेसिडेंट के द्वारा कोई इमरजेंसी के लिए वहाँ पे अनाउंस किया गया है तो वो दोनों जो हाउसेस हैं, जो दोनों पार्लियामेंट हैं, तो वो कितने समय में उसको अप्रूव कर दे सकते हैं, तो वो विद इन अ मंथ उसको अप्रूव किया जाता है। हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस एंड अदर जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कौन है जो चीफ जस्टिस और अदर जस्टिस को, जजों को नियुक्त करते हैं या अपॉइंट करते हैं। यहाँ पे नियुक्त करने से अपॉइंट करने का मतलब समझिए सिंपली, तो वो कौन होते हैं, वो होते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास में ये पावर होता है। व्हाट इज द मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन 2 सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट। मैक्सिमम इंटरवल कितना होता है 2 सेशन के बीच में, तो वो होता है 6 मंथ्स। In which chapter of Constitution of India there is a provision for solution of the judiciary in executive। कौन सा ऐसा चैप्टर है भारतीय संविधान का, किस चैप्टर में एक भाग में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है। राज्य की नीति के संबंधी निर्देशक सिद्धांत में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके पीछे भी हम लोग ये क्वेश्चन करें थे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में, कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये क्या हुआ था वहाँ पे कि वो क्या हम लोग को देता है, सोशल एंड इकोनॉमिक बेसिस देता है, जो ट्रू डेमोक्रेसी ऑफ
कंट्री जो हम लोग को हक देता है सामाजिक और आर्थिक रूप से, कि देश में हम लोग अपना वहाँ पे जीवन व्यतीत कर पाएँ एक डेमोक्रेटिक रूप में। ठीक है, तो यही था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। पीछे भी हम लोग क्वेश्चन किए थे, तो इन विच चैप्टर ऑफ इंडिया देयर इज ए प्रोविजन ऑफ सोल्यूशन ऑफ जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से चैप्टर होता है, जिसमें दिया हुआ होता है हाउ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो वो होता है इंडिया को भारतीय संविधान में भारत को किस प्रकार वर्णित किया गया है, तो वो होता है यूनाइटेड ऑफ स्टेट के रूप में वर्णित किया गया है, राज्यों का एक संघ के रूप में क्या हुआ है, वर्णित किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड, जो कि है द मनी बिल पास्ड इन द लोकसभा इज बिलीव्ड एट द पास्ड बाय द राज्यसभा टू इफ इट इज नॉट निस्टर्ड विद इन। तो ये 14 दिन के अंदर अगर नहीं होता है तो लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है। अगर लोकसभा में 14 दिन तक वो पारित नहीं होगा पारित धन विधेयक, तो राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है, यदि उच्च सदन उस पर किस समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके तब। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड, through which element the inclusion of representative and favorite factor together was tried for the first time in India political system। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयोग किस माध्यम से किया गया था, तो वो था काउंसिल ऑफ एक्ट ऑफ इंडिया 1861 में। 1861 में जो भारतीय परिषद अधिनियम आया था उसमें किया गया था, इंक्लूजन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड फेवरेट फैक्टर के रूप में। विच एलिमेंट हैज़ इम्पैक्टेड द मोस्ट इन बिल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम किया है, यस सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा। तो ये 1935 के जो भारत सरकार अधिनियम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आया था 1935, ये यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट काम किया था। व्हाट इज द स्टेबल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन। स्टेबल नंबर ऑफ मेंबर जो होते हैं यूनाइटेड नेशन का, तो वो कितना होते हैं, तो वो होते हैं 5। व्हाई द फेडरल पार्लियामेंट सेशन इज कॉल्ड। व्हाई द फेडरल पार्लियामेंट इज कॉल्ड, मतलब संघीय संसद, फेडरल पार्लियामेंट उसी को बोला जाता है कि उसका संयुक्त बैठक किसके लिए बुलाई जाती है, तो उसको क्यों बुलाया जाता है, तो उसको फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन बोथ द हाउसेस ऑन एनी नॉन फाइनेंशियल बिल। तो उसके लिए हम लोग फेडरल पार्लियामेंट के क्या वहाँ पे संयुक्त बैठक को बुलाया जाता है, मीटिंग में बुलाया जाता है संयुक्त बैठक को, दोनों हाउसेस में अगर कोई डिस्प्यूट हो गया है तो उसके लिए बुलाया जाता है। Who involves in the electoral college for election the president of India। कौन यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचन करने के लिए। निर्वाचन मंडल जो इलेक्ट्रल कॉलेज होते हैं उनमें कौन कौन सा शामिल होते हैं, तो होते हैं उसमें लोकसभा, राज्यसभा एंड राज्य में विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा वहाँ पे भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में वो सब हेल्प करते हैं। तो वो लोकसभा, राज्यसभा और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबलीज। विच इज द सक्सेसर ऑफ द अथॉरिटी विच वाज वर्किंग ऑज प्रीवी काउंसिल बिफोर द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उस प्राधिकारी का उत्तराधिकारी सक्सेसर कौन होए जो भारत के संविधान के अस्तित्व में आने से पहले प्रीवी काउंसिल के रूप में कार्य कर रहा था, तो वो था द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे प्रीवी के काउंसिल के रूप में जाने जाते हैं। विच अथॉरिटी रिकमेंड्स द कंट्रोलिंग प्रिंसिपल फॉर द रेवेन्यू ग्रांट टू द स्टेट फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। यहाँ पे देखिए भारत की संजीव निधि में से राज्यों के राजस्व के सहायता अनुदान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों की सिफारिश कौन सा
प्राधिकरण करता है, तो फाइनेंस कमीशन के द्वारा किया जाता है। कौन सा अथॉरिटी कंट्रोल करते हैं रेवेन्यू को, तो ये फाइनेंस कमीशन। जैसे ही रेवेन्यू की बात आएगा कोई भी फाइनेंस कमीशन को ही मानेंगे। विच कंट्री इज द ओरिजिन ऑफ जुडिशियरी रिव्यू सिस्टम। जुडिशियरी रिव्यू सिस्टम कौन सा कंट्री को माना जाता है कि वहाँ से ओरिजिन हुआ, तो वो यूएसए। इन विच चैप्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द वोटिंग राइट इज मेंशन्ड। वोटिंग राइट कौन सा चैप्टर में मेंशन किया गया है, तो चैप्टर्स अबाउट इलेक्शन के जो चैप्टर है उसमें मेंशन किया गया है। ड्यूरिंग विच टाइप ऑफ इमरजेंसी एनी एक्ट कैन बी प्रैक्टिस्ड अगेंस्ट आर्टिकल 19 और एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कैन बी पास्ड। ड्यूरिंग, यहाँ पे बोला जा रहा है कि किसके कारण की गई आपात स्थिति में, इमरजेंसी में का उद्घोषणा के दौरान अनुच्छेद 19 के विपरीत भी किसी विधि का अधिनियम किया जा सकता है या कार्यकारी आदेश जारी किया जा सकता है, तो वो होता है इमरजेंसी ड्यू टू इंटरनल आर्म्ड रिवेलियन। जो इंटरनल आर्म्ड रिवेलियन होगा मतलब अंदरूनी हिस्से में, जैसे अपने आप में ही पॉपुलेशन राइट्स हो जाता है उसके रूप में, तो यहाँ पे आर्टिकल 19 को भी अगेंस्ट में हम लोग कोई अदर एक्ट ला सकते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी। व्हाट इज द मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन टू सेशंस। ये पीछे में ही हम लोग क्वेश्चन किए हैं, 6 मंथ्स होता है, 6 मंथ्स, 2 सेशन के बीच का मैक्सिमम इतना समय हो सकता है, ठीक है। इन बीच कंट्री द अपर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर इज मोस्ट पावरफुल देन लोअर हाउस। कौन सा ऐसा कंट्री है जिसमें अपर हाउस जो है वो मोर पावरफुल है देन द लोअर हाउस। लोअर हाउस के मुकाबले अपर हाउस जो है वहाँ पे ज़्यादा पावर में है। कौन सा ऐसा कंट्री है, तो वो है यूएसए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड। हु डिटरमाइन इफ द स्पेसिफिक बिल इज मनी बिल और नॉट, तो वो होते हैं स्पीकर। स्पीकर डिटरमाइन करते हैं कि स्पेसिफिक बिल है कि नहीं। फॉर हुज इलेक्शन द जनरल इलेक्शन लिस्ट प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्शन कमीशन इज नॉट यूज, तो होते हैं द लेजिस्लेटिव काउंसिल। यहाँ पे बोला गया कि इसके निर्वाचन के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की गई सामान्य निर्वाचन सूची का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो विधान परिषद जो वहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं उनके इलेक्शन के लिए। विच नॉन पार्लियामेंट्री मेंबर हैज़ द अथॉरिटी टू एड्रेस द पार्लियामेंट। किस गैर संसद सदस्य को संसद के को संबोधित करने का अधिकार है, तो द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो कि नॉन पार्लियामेंट्री मेंबर हैं, जो पार्लियामेंट के मेंबर नहीं होते हैं लेकिन फिर भी उनका अधिकार है कि वो पार्लियामेंट में एड्रेस कर सकते हैं, संबोधित कर सकते हैं। व्हेन द प्रीमेबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अमेंडेड, तो थ्रू अमेंडेंट एक्ट 42 भारतीय संविधान की प्रस्तावना पहली बार कब संशोधित की गई थी, तो 42वें संशोधन द्वारा वहाँ पे संशोधित किया गया था। ऑन हुज रिकमेंडेशन पंजाब एंड हरियाणा परफॉर्म्ड थ्रू द पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, तो थे महाराजा कमीशन के द्वारा वहाँ पे फॉर्म किया गया था। पंजाब पुनर्गठन वहाँ पे अधिनियम के द्वारा पंजाब और हरियाणा के राज्य गठित किया गया था। हु इज ऑथराइज टू ट्रांसफर द हाई कोर्ट जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर। एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र के लिए किनके पास पावर है हाई कोर्ट जजेज का, तो वो होते हैं प्रेसिडेंट के पास में वहाँ पे पावर होता है, जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं उनके पास में पावर होता है। व्हाट इज इश्यूड बाय द कोर्ट टू इम्प्लीमेंट द फंडामेंटल राइट। वित्त वहाँ पे बोला जा रहा है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जाता है, तो वो होता है रीट। रीट जारी किया जाता है फंडामेंटल राइट को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए। वेयर द मनी बिल कैन बी प्रोड्यूस्ड, मनी बिल कहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है, तो मनी बिल का यहाँ पे 2 क्वेश्चन आया है फ्रेंड। एक आया था कि मनी बिल को वहाँ पे कौन तय करता है कि विशेष विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो वो थे लोकसभा के अध्यक्ष द स्पीकर। अब कहाँ पे ये मनी बिल को प्रोड्यूस किया जाता है, मतलब कहाँ पे उसका पेश किया जाता है, तो वो आप लोग भी जानते हैं लोकसभा में पेश किया जाता है। एज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फिर से एक क्वेश्चन ये थर्ड में रिपीट हो रहा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में। तो द चिल्ड्रेन अप टू द एज आर एक्सपेक्टेड
टू बी प्रोवाइडेड द फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। कितना एज तक, तो 14 ईयर्स तक होता है उसका लिमिट, कि वहाँ तक उनको फ्री में एजुकेशन और कंपलसरी वहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि हम लोग को पता ही है कि यहाँ पे सरकारी स्कूल में देखिए कि गवर्नमेंट के द्वारा फ्री में एजुकेशन दिया जाता है और साथ में कुछ फूड वगैरह भी दिया प्रोवाइड किया जाता है उनको। 14 ईयर्स तक मिनिमम उनका कॉस्ट वहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है। हाउ द लेजिस्लेटिव अनफेयर ऑफ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली आर इनक्वायर्ड। जैसा कि यहाँ पे बोला गया कि संसद और विधानसभाओं की विधियाई जातीय या अतिरेक की जांच कैसे की जाती है, तो होता है थ्रू द लीगल प्रपोजल के जरिए वहाँ पे चेक किया जाता है। हु इज गिवन द स्पेशल अथॉरिटी फॉर मेकिंग द लॉ थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर मैटर्स रिलेटेड टू सिटीजन्स लाइक मैरिज, डाइवोर्स एंड हेरिटेज। किनके पास में ये अधिकार है, बोल सकते हैं विवाह, तलाक, विरासत आदि जैसे नागरिक मामलों में किनके पास अधिकार होता है कि वो अलग अलग प्रकार से प्राधिकार उन लोग कर सकते हैं। तो वो क्या, वो होता है द सेंटर इज ऑथराइज्ड थ्रू द यूनियन लिस्ट ऑफ कमीशन। केंद्र को संविधान के संघीय सूची के द्वारा वहाँ पे दिया जाता है कि वहाँ पे मैरिज और डाइवोर्स और हेरिटेज में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हो तो वहाँ पे चेंजेस हो सकता है। whose prior commission permission is necessary to produce the money bill लोकसभा, इन लोकसभा। फिर से मनी बिल आया, फिर से मनी बिल बात आया, तो मनी बिल को कहाँ पे आगे प्रोड्यूस किया जाता है, तो लोकसभा में किया जाता है। कौन उसको देखते हैं, तो स्पीकर देखते हैं कि वो सही है या नहीं है। अब तक किनके परमिशन के बाद वहाँ पे भेजा जा सकता है, तो है द प्रेसिडेंट। हु कैन फॉर्म और डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन एनी स्टेट ऑफ इंडिया। कौन हैं जिनके पास पावर होता है कि वो यहाँ पे किसी लेजिस्लेटिव काउंसिल को किसी स्टेट में फॉर्म कर सकते हैं, तो उनके पास में किनके पास में पावर होता है, तो ये होते हैं द पार्लियामेंट कैन डू दिस आफ्टर द प्रपोजल पासड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। राज्य विधानसभा द्वारा इस आशय का संकल्प पारित किए जाने के बाद संसद को वहाँ पे हक है कि भारत के किसी राज्य में विधान परिषद को कौन बना सकता है या कौन समाप्त कर सकता है। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन था, तो ये पार्लियामेंट के पास में पावर होता है। विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन इज लॉन्गेस्ट ऑन इन द वर्ल्ड। कौन सा विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, तो वो है भारत। इंडिया का संविधान सबसे बड़ा संविधान है पूरे वर्ल्ड में। द वर्ड सेकुलर वाज इंक्लूडेड इन द प्रीएमेबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थ्रू। प्रीमेबल को किस एक्ट के जरिए प्रीमेबल शब्द को कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया था, तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर में तो क्या धर्मनिरपेक्ष शब्द का किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो वो था अमेंडमेंट। अमेंडमेंट यहाँ पे 42, अमेंडमेंट 42 के जरिए यहाँ पे जोड़ा गया था सेकुलर शब्द को, धर्मनिरपेक्ष शब्द को। ठीक है फ्रेंड, तो ये याद रखिएगा अमेंडमेंट 42। When the original institute of UPSC पब्लिक सर्विस कमीशन वाज इस्टेब्लिश्ड। यूपीएससी जो पब्लिक सर्विस है वो कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो वो हुआ था 1 अप्रैल 1937 को इस्टेब्लिश किया गया था यूपीएससी को। विच स्टेट हैज द गिवन द मोस्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। भारत के किस राज्य ने सबसे ज्यादा उप मुख्यमंत्री दिया, ध्यान दीजिए उप मुख्यमंत्री दिए, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के यहाँ पे बात किया गया, तो ये गुजरात। विच बैंक्स आर कॉल्ड सेक्यूर्ड बैंक ऑफ इंडिया। बैंक, सेक्यूर्ड बैंक किनको, कौन सा बैंक को बोला जाता है, तो होता है लिस्टेड इन द सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट। तो ये आरबीआई को यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के दूसरी अनुसूची को यहाँ पे बोला जाता है कि शेड्यूल्ड बैंक यहाँ पे नाम से जाना जाता है। इंडिया लर्न फ्रॉम एंड स्टार्टेड द कल्टिवेशन ऑफ टोबैको एंड टॉपिको एंड पाइन एप्पल। किसके द्वारा इंडिया में तंबाकू और यहाँ पे
टोबैको एंड टोपिको। टोपिको मतलब बोल सकते हैं कसावा, ठीक है। और अनानस की खेती शुरू हुई तो दक्षिण अमेरिका को देखकर, साउथ अफ्रीका से सीखकर। बीच इज द रीट ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, बीच इज ऑब्टेन्ड टू कैंसिल सम अथॉरिटी। उच्च न्यायालय और या उच्चतम न्यायालय का वह रीट का आदेश क्या है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए किया जाता है? तो होता है अधिकार परीक्षा के रीट, अथॉरिटी ऑफ इंक्वायरी रीट के जरिए यहाँ पे किया जाता है। द इंडियंस लिविंग एट आर टू बी कंसाइडर्ड फॉर ड्यूअल सिटीजनशिप। वह कौन सा देश है जहाँ के भारतीय के मूल लोगों को भारत में दोहरी नागरिकता प्रदान किए जाने के लिए संबंध में विचार करने का प्रस्ताव है? तो वो है यूएसए का जो नागरिक है उनके लिए ड्यूअल सिटीजनशिप इंडिया में दिया जा सकता है, इसके लिए वहाँ पे कंसीडर किया गया है। फॉर हुम द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया वर्क एज द चीफ अकाउंटेंट एंड ऑडिटर। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक किसके लिए मुख्य लेखाकार एवं लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है? तो संघ तथा राज्यों के सरकारों के लिए, फॉर स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट के लिए काम करता है। वन ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ इंडिया गिव द जजमेंट डिक्री दैट द क्लोजिंग इज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एग्जाम्पलरी बिकॉज। जैसे कि यहाँ पे बात किया गया है कि भारत के उच्च न्यायालय की यह निर्णय डिक्री दिया जाता है और यह बंद असंवैधानिक तथा दंडात्मक है, क्योंकि यहाँ पे क्या फंडामेंटल राइट्स ऑफ सम पीपल आर वायलेटेड। अगर फंडामेंटल राइट, इससे लोगों की कुछ समूहों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, इसीलिए वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे डिक्री दिया जाता है और बंद असंवैधानिक तथा दंडनात्मक है, ठीक है। हु वाज द चेयरमैन ऑफ इंडियन यूनियन पावर कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ इंडिया? चेयरमैन कौन थे यूनियन पावर कमिटी ऑफ काउंसिल के? चेयरमैन कौन थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम बीच कंट्री द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर अडॉप्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? डायरेक्टिव प्रिंसिपल, देखिए फोर्थ नंबर ये क्वेश्चन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल से। इससे पहले 3 क्वेश्चन और आ चुका है जो कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल का यहाँ पे पहले भी 3 क्वेश्चन आया हुआ था, वो भी हम लोग कर चुके हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में बोला गया कि फ्रॉम बीच कंट्री, डायरेक्टिव प्रिंसिपल किस कंट्री से हम लोग में लिया गया है? तो वो है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है। हु वॉज द फर्स्ट फिल्म एक्ट्रेसेस नॉमिनेटेड फॉर राज्यसभा? फर्स्ट जो फिल्म एक्ट्रेस से थी, जो फर्स्ट बोल सकते हैं अभिनेत्री जिनको राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया था, तो वो थे नरगिस दत्त। अब नरगिस दत्त कौन है फ्रेंड? तो है संजय दत्त की माता जी नरगिस दत्त। Where the dispute about the election of president will be sent? अगर कोई डिस्प्यूट हुआ है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में तो कहाँ पे भेजा जाता है? तो वो भेजा जाता है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 243 इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थ्रू एन अमेंडमेंट इज अबाउट। आर्टिकल 243 को ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, तो किस अमेंडमेंट के थ्रू किया गया था या किस पर्पसेस के रूप में आर्टिकल 243 को इंक्लूड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में? तो वो था पंचायती राज के लिए, पंचायती राज व्यवस्था के लिए वहाँ पे 243 आर्टिकल को ऐड किया गया था, आर्टिकल नंबर 243 को। थ्रू बीच अमेंडमेंट 3 लेवल पंचायती राज सिस्टम वाज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस? किस अमेंडमेंट के द्वारा 3 लेवल पंचायती राज सिस्टम को इंक्लूड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में? तो वो थे अमेंडमेंट एक्ट 73 1992। ये अमेंडमेंट के द्वारा वहाँ पे ऐड किया गया था 3 लेवल पंचायती राज सिस्टम।
हु इज इंक्लूडेड इन द इंडियन पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट में किसके द्वारा, यहाँ पे संसद में कौन कौन शामिल होता है भारतीय संसद में, हु कौन कौन को मिलाकर बोल सकते हैं सिंपली कि ये संसद बनता है। तो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये तीनों को मिलाकर एक इंडियन पार्लियामेंट का निर्माण होता है। जैसे ये एक इंडियन पार्लियामेंट, इसको हम लोग बोल सकते हैं ये ग्रुप को। एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अप टू व्हाट एज द चिल्ड्रेन वुड बी कंसिडर फॉर फ्री एंड मैंडेटरी एजुकेशन। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन पीछे में भी आया हुआ है, तो ये 14 ईयर्स होगा। ये आगे ही हम लोग ये क्वेश्चन को किए थे, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल के ऊपर ही क्वेश्चन बेस्ड है। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल से हम लोग पीछे 3 क्वेश्चन किए थे, उसके अनुसार ही बेस्ड है, तो ये 14 ईयर्स होता है। Under which article the government can compel the employer to provide the maternity relief to the women employees? किस अनुच्छेद के आधार पर सरकार नियोक्ताओं को प्रसूति में राहत उपलब्ध कराने के लिए बाध्य कर सकती है? तो वो है आर्टिकल 42 के द्वारा। आर्टिकल 42 के द्वारा। हुज प्रोपोनेंट वाज जिन्ना इन हिज ईयरली लाइफ, जिन्ना जो थे अपने प्रारंभिक जीवन में किसके प्रस्ताव थे? तो वो थे अ मेंबर ऑफ चेयरमैन पैनल फॉर्म्ड बाय स्पीकर। व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर बीइंग द राज्यसभा मेंबर? मिनिमम एज कितना होता है राज्यसभा मेंबर के लिए? तो वो होते हैं 30 ईयर्स, मिनिमम एज बोला गया है फ्रेंड, ठीक है। Which country has the authority to give the judgment on the petition challenge of the Lok Sabha विधान सभा इलेक्शन? विच कोर्ट यहाँ पे बोला गया फ्रेंड। तो यहाँ पे देखिए कौन सा कोर्ट के पास में अधिकार है जो जजमेंट दे सकता है पिटीशन चैलेंज लोकसभा और विधानसभा के लिए? तो होता है द हाई कोर्ट ऑफ स्टेट, ये इनके पास में पावर होता है। अंडर विच आर्टिकल द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ एनी स्टेट कैन बी डिसॉल्व्ड? किस आर्टिकल के जरिए कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम जो होता है किसी स्टेट का वो डिसॉल्व किया गया है? किस अनुच्छेद के अधीन किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था को भंग घोषित किया जाता है? तो वो है अनुच्छेद 356, आर्टिकल 356। अबाउट व्हाट द आर्टिकल 32? आर्टिकल 32 क्या है? तो राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। ये आर्टिकल 32 क्या है? तो है राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, उसी को बोला जाता है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 में उसी के बारे में बात किया गया है। वेयर द एडॉप्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली फॉर अनाउंस असेंबली बास अनाउंस्ड ग्लोबली। यहाँ पे बोला गया कि संयुक्त राष्ट्र के महासभा द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को किस तारीख को अंगीकार किया गया था? तो वो है 10 दिसंबर 1948 में, 10 दिसंबर 1948। व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ड्यूरिंग विच द प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट वुड बी इफेक्ट अंडर आर्टिकल 356 आर्टिकल के जरिए वहाँ पे बोला गया है कि वहाँ पे कितना मंथ्स पीरियड होता है प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट? तो वो होते हैं 6 मंथ्स यहाँ पे टाइम दिया जाता है। ये जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया मेनली कि वह अधिकतम अवधि कितना होता है जिस संविधान के 356 अनुच्छेद के अनुसार अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई तथा संसद द्वारा अनुमोदित की गई उद्घोषणा सामान्यतः लागू रह सकती है। तो वो 6 मंथ। व्हाट ई यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर द सोशल जस्टिस इज आर्टिकुलेटेड। सोशल जस्टिस जो है वो कहाँ पे भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय के उद्देश्य को कहाँ पे मुखरित किया गया है या कहाँ पे लिखा गया है? तो वो लिखा गया है प्रियमेबल। तो ये कहाँ से लिया गया था? ये भी एक क्वेश्चन था पीछे में फ्रेंड, तो ये यूएसए से लिया गया था हमारा इंडियन प्रियमेबल को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर ड्यूरिंग द वार और एक्सटर्नल एग्रेशन?
किस आर्टिकल के जरिए इमरजेंसी घोषित किया जाता है? तो वो आर्टिकल 352 के जरिए यहाँ पे इमरजेंसी घोषित किया गया है जाता है। द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ फॉर द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, यहाँ पे बात आया वाइस प्रेसिडेंट का। इससे पहले एक क्वेश्चन था प्रेसिडेंट के, तो वहाँ पे इलेक्टोरल कॉलेज अलग थे। यहाँ पे इलेक्टोरल कॉलेज जब वाइस प्रेसिडेंट का बात किया गया तो मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट ये यहाँ पे काम करते हैं। व्हाट इज द टर्म जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड नेशन? तो ये टर्म कितना होते हैं, पीरियड कितना होते हैं जनरल सेक्रेटरी के लिए यूनाइटेड नेशन में? तो वहाँ पे महासचिव का जो अवधि होता है वो 5 वर्ष का होता है, तो वो 5 ईयर्स, यहाँ पे आंसर हमारा है 5 ईयर्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड, जो कि है बीच कोर्ट इज द सुप्रियर ऑफ सबऑर्डिनेट क्रिमिनल कोर्ट? कौन सा कोर्ट है जो सुप्रियर होते हैं सबऑर्डिनेट क्रिमिनल कोर्ट्स में? तो वो सुप्रियर होते हैं सेशन कोर्ट, ये सबसे सुप्रियर होता है यहाँ पे सबऑर्डिनेट और क्रिमिनल कोर्ट के बीच में, ठीक है। तो कौन सा ऐसा न्यायालय अधिनियस्त आपराधिक न्यायालयों का शीर्ष न्यायालय होता है? तो होता है सत्र न्यायालय, जिसको सेशन कोर्ट के नाम से जानते हैं। हु हैज द अथॉरिटी टू ट्रांसफर द जज ऑफ द हाई कोर्ट टू अदर हाई कोर्ट? तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये पीछे भी हम लोग क्वेश्चन किए हुए हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। What can be the maximum interval between two session of parliament? 6 months, ये पीछे भी हम लोग क्वेश्चन किया है। मैक्सिमम इंटरवल कितना होता है दो सेशंस के बीच में? तो होता है 6 months। इन बीच लिस्ट द सब्जेक्ट एजुकेशन इज लिस्टेड? एजुकेशन को कौन सा लिस्ट में ऐड किया गया है या लिस्ट किया गया है? तो कॉन्करेंट लिस्ट होते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट होता है, उसी में ऐड किया गया है। समवर्ती सूची जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। हु इज द सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर इन इंडिया? कौन होते हैं जो वहाँ पे संघ लोक सेवा, यहाँ पे बोल सकते हैं कि भारत में राजनीति शक्ति का स्रोत, भारत में राजनीति शक्ति का स्रोत कौन है? तो पीपुल है, द पीपुल। ऐसे ही डेमोक्रेसी का डेफिनेशन है बाय द पीपुल फॉर द पीपुल, इसी चलते यहाँ पे पीपुल, ठीक है, या पब्लिक बोल सकते हैं या पीपुल बोल सकते हैं, यहाँ पे दोनों सही रहेगा। द मेंबर ऑफ यूपीएससी कैन बी डिसमिस्ड बाय? यूपीएससी जो है उसके मेंबर को किसके द्वारा डिसमिस किया गया जाता है या हटाया जाता है पद से? तो वो यहाँ पे होते हैं द प्रेसिडेंट आफ्टर द इंक्वायरी एंड रिपोर्ट एग्जीक्यूटेड बाय सुप्रीम कोर्ट, ये यहाँ पे हटाया जाता है। प्रेसिडेंट जो इंक्वायरी होगा उसके बाद रिपोर्ट जो होगा सुप्रीम कोर्ट के जरिए, इसके बाद यूपीएससी के मेंबर जो होते हैं उनको हटाया जाता है। व्हेन एनी बिल कैन बी सेंट टू द सिलेक्ट कमिटी इन द इंडियन पार्लियामेंट आफ्टर सेकंड रीडिंग ऑफ इट? इसके बाद ही उसको किसी बिल को सिलेक्ट किया जाता है कमिटी के पास में भेजने के लिए इंडियन पार्लियामेंट में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड। अ जस्टिस सिलेक्टेड फॉर फुल टर्म एट वंस कैन सर्व इन द इंटरनेशनल कोर्ट फॉर? ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे कि एक एक बार पूरे कार्यालय के लिए चुने जाने पर कोई न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितनी अवधि तक काम कर सकता है? तो 9 वर्ष के लिए काम कर सकता है इंटरनेशनल कोर्ट में। द जनरल बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैन बी पुट ऑन होल्ड बाय द लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ? राज्य विधानसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक विधान परिषद द्वारा अधिकतम कितनी अवधि तक विलंबित किया जा सकता है? तो होता है 4 मंथ्स। जनरल बिल को हम लोग 4 मंथ्स होल्ड कर सकते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ मेंबर इलेक्टेड इन राज्यसभा? अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। राज्यसभा में कितने मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं? तो होते हैं 238 मेंबर। हु फॉर्म्स द फाइनेंस कमीशन एवरी 5 ईयर? ये होते हैं प्रेसिडेंट। कौन फॉर्म करते हैं? तो प्रेसिडेंट फॉर्म करते हैं 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का। इसके बाद रिसोर्स ट्रांसफर्ड टू अ स्टेट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर कॉल्ड सैल्यूचरी इफ दे आर सैचुअरी की कब बोलेंगे? अगर कोई रिसोर्स ट्रांसफ़र किया गया है स्टेट से उसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में।
तो उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसफर्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन, तब उसको हम लोग वहाँ पे मान लेते हैं कि अगर भारत सरकार के राज्यों से अतिरिक्त संसाधन सर्वाधिक कहलाते हैं, संविधायक कहलाते हैं, तो कब, तो विधि आयोग के सिफारिश पर हो सकता है। तो ट्रांसफर्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन। Which article of the Constitution authorize the central government to provide the reservation to weaker class of society in service of educational institution? कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो भारत में, जो यहाँ पे रिजर्वेशन को, वीकर क्लास में जो रिजर्वेशन है उसके लिए काम करता है? तो होता है आर्टिकल 16, अनुच्छेद 16। If the election commission is satisfied about any candidate that he and she has not given the account details about expenditure for the election within the time limit without any valid reason, the election commission can declare the candidate unfit for his or her candidature फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। अगर कोई इलेक्शन कमीशन अगर मानता है, इलेक्शन कमीशन आयोग अगर मानता है कि कोई उम्मीदवार चुनाव में आया है तो किसी कारणवश वो अपना निर्धारित अवधि में चुनाव व्यय का हिसाब किताब प्रस्तुत नहीं करता है, तो उसको यहाँ पे क्या होता है कि डेट ऑफ ऑर्डर से उसको 5 वर्ष के लिए निलंबित कर दिया जाता है। Which provision of a constitution has authorized the central government to implement and service tax and to enhance the penetration? तो यहाँ पे बोला गया कि संविधान के किस उपबंध में केंद्र सरकार को सेवा कर लगाने को और उसकी व्याप्ति बढ़ाने का अधिकार दिया गया है? तो वो है आर्टिकल 248 के पास में पावर होता है कि वो केंद्र सरकार के सेवा पर लगाने और उसकी व्याप्ति को बढ़ाने का अधिकार वहाँ पे दे दिया जाता है। सर्विस टैक्स लगाने का पावर किसके पास में है? तो रेसिडुअल पावर अंडर आर्टिकल 248। बीच आर्टिकल्स आर अबाउट इमरजेंसी प्रोविजन। तो आर्टिकल 352, 56 और 60 ये इमरजेंसी आर्टिकल के रूप में जाना जाता है। Who determines the salary and allowance paid to member of parliament? कौन डिसाइड करता है कि कितना वेतन किसको मिलेगा? तो वो होता है पार्लियामेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है कि कितना वेतन किसको मिलेगा। हु हैज़ द अथॉरिटी टू प्रोपगेट बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट? तो प्रेसिडेंट के पास में पावर होता है जो संसद के दोनों सदनों का सत्रवासन करने का अधिकार, तो ये प्रेसिडेंट के पास में होता है। हु फॉर्म्स द फाइनेंस कमीशन ऑफ द स्टेट? फाइनेंस कमीशन को कौन सा फॉर्म करते हैं? तो वहाँ के राज्यपाल करते हैं, गवर्नर करते हैं। Which constitutional provision are suspended during the emergency implemented under Article 352? अगर इमरजेंसी घोषित किया गया है तो कौन सा यहाँ पे इम्प्लीमेंट आर्टिकल को हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं 352 को, तो वहाँ पे कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न को वहाँ पे सस्पेंड किया जाता है या वहाँ पे बंद किया जाता है? तो मूल अधिकारों को, बेसिक राइट जो होते हैं, फंडामेंटल राइट, वहाँ पे बंद कर दिए जाते हैं अगर इमरजेंसी लगा है तब। वेयर द अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ फॉर मेकिंग अ लॉ ऑन कॉज स्लॉटर इज मेंशन्ड? तो वो कौन सा लॉ है जहाँ पे कॉज स्लॉटर के बारे में बताया गया है, जहाँ पे गौवध पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का सर्वाधिक अधिकार कहाँ पे दिया जाता है? तो वो दिया जाता है आर्टिकल 42 इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में दिया गया है। अंडर आर्टिकल 15 द डिस्क्रिमिनेशन इन द स्टेट बेस्ड ऑन इज नॉट बैरिड लैंग्वेज। अब देखिए, किसी आधार पर संविधान के अनुच्छेद 15 में राज्य द्वारा भेदभाव वर्जित है, तो भाषा के आधार पे राज्य द्वारा भेदभाव नहीं कोई कर सकता है, तो ये लैंग्वेज। हु कैन डिसमिस द जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट? जजों को कौन हटा सकता है? तो ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को तो ये प्रेसिडेंट हटाते हैं, उनके पास पावर होता है। व्हाट इज द बेस ऑफ फॉर रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा? कौन सा बेस होते हैं जिससे कि राज्यसभा में कोई रिप्रेजेंट कर सकता है, कोई राज्यसभा मेंबर बन सकता है?
तो ये यहाँ पे पॉपुलेशन के आधार पे कि वहाँ पे राज्य में सभा में राज्य को प्रतिनिधित्व किस आधार पे दिया जाता है, दिया गया है, तो जनसंख्या के आधार पे, पॉपुलेशन के आधार पे, ठीक है। विच डिट इज प्रोसीड बाय द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट टू गेट अपीयर अ पर्सन हु इज सस्पेक्टेड टू बी और लॉस्ट और इन लॉकअप। द हैरबस कार्पस के द्वारा क्या होता है ये रीट, तो वहाँ पे क्या कि ऐसी व्यक्तित्व का अदालत में पेश करने के लिए जिसके गुण हिरासत में होने की शंका हो। उच्च न्यायालय का उच्चतम न्यायालय कौन सी रीट मांगी जाती है, तो वो होता है हाइबस कॉर्पस, बंदी प्राधिकरण को मांगा जाता है। हु इज एबव द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट से ऊपर कौन है, तो वह प्रेसिडेंट। व्हाट इज अमिस्कस क्यूरियड, अमिस्कस क्यूरियड क्या होता है, अमिस्कस क्यूरियड जो है वहाँ पे क्या होता है कि फ्रेंड ऑफ कोर्ट, उसी को बोला जाता है अमिस्कस क्यूरियड, अमिकस क्यूरियड। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ जुडिशियरी, जुडिशियरी का मेन फंक्शन क्या है, लीगल जस्टिस जजमेंट, जो न्यायालय का वहाँ पे कानून व्यवस्था को बनाए रखना है, यही तो उसका मेन फंक्शन होता है जुडिशियरी का। द फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया आर इंश्योर्ड थ्रू, फंडामेंटल राइट किसके द्वारा इंश्योर किए जाते हैं, तो होता है राइट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के द्वारा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के द्वारा वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार दिया जाता है। द सैलरीज एंड अलाउंस फॉर द सुप्रीम कोर्ट जजेस आर चार्ज फ्रॉम, वो किन के द्वारा चार्ज किए जाते हैं, तो कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया के द्वारा चार्ज किए जाते हैं, दिए जाते हैं, बोल सकते हैं सिंपली। भारत की संजीव निधि का वहाँ पे दिया जाता है। अब इसके बाद सैलरीज किसके द्वारा दिया जाता है, तो संजीव निधि का कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया के द्वारा वहाँ पे दिया जाता है। ऑन विच स्टेट द आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज इम्प्लीमेंटेड, 370 आर्टिकल कहाँ पे लगा हुआ था जिसको हटा दिया गया है, तो जम्मू एंड कश्मीर में। यहाँ पे और आगे एक क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी द इक्वालिटी इक्वालिटी लॉ equality before the law and equal protection of laws of all citizen, सभी सिटीजन्स के लिए इक्वालिटी का कौन सा यहाँ पे आर्टिकल बताता है, तो वो आर्टिकल 14 बताता है। कौन सा आर्टिकल बताता है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 यहाँ पे बताता है ऑल इक्वालिटी के बारे में। अब इसके बाद देखते हैं आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स, आर्टिकल 19 क्या बताता है, तो 6 फ्रीडम्स के बारे में बताता है आर्टिकल 19। इसके आर्टिकल 19 के इससे पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है फ्रेंड, तो वीडियो में बने हुए रहिए, पूरा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लानिंग एंड कंट्रोल आर, प्लानिंग एंड कंट्रोल क्या है, दोनों समावर्ती है, कॉन्करेंट है। द पब्लिक सर्वेंट dissatisfied with administrative tribunal can appeal in, प्रशासनिक न्यायाधिकरण के निर्णय से असंतुष्ट लोक सेवक कहाँ अपील कर सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। 0 आवर इन पार्लियामेंट स्टार्टेड इन इंडिया, 0 आवर संसदीय व्यवहार में शून्य काल भारत में कब शुरू हुआ था, तो शुरू हुआ था 1962 ईस्वी में। The ideology of union governments in constitutional structure was adopted from, तो भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से लिया था, तो यूएसए से। यूएसए से एक और चीज़ लिया गया था प्रीएमेबल, ठीक है। तो ये दोनों चीज आप लोग याद कर सकते हैं, प्रीमेबल भी कहाँ से, यूएसए से लिया गया है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स डिटरमाइन इन लोकसभा एंड राज्यसभा, मैक्सिमम नंबर, ये क्वेश्चन यहाँ पे स्टार मारिए क्योंकि एक आध दो बार नहीं, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। 545 मैक्सिमम नंबर लोकसभा में और राज्यसभा में 250, ठीक है, मैक्सिमम नंबर वहाँ पे होते हैं। बीच आर्टिकल ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द स्पेशल स्टेटस टू जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में कौन सा आर्टिकल देता था, अब रखिए क्योंकि ये हटाया जा चुका है, 370, उसको स्पेशल पावर देता था कि वहाँ ज़मीन कोई खरीद नहीं सकता, इस टाइप में कोई बस नहीं सकता। हाउ मेनी मेंबर्स शुड बी देयर इन द अपोजिशन पार्टी टू गेट अप्रूवल ऑफ ऑथोराइज्ड अपोजिशन पार्टी इन द पार्लियामेंट, यहाँ पे बोला गया
संसद में आधिकारिक विपक्षी समूह जो अपोजिट ग्रुप होते हैं में मान्यता प्राप्त के लिए उसके कितने सदस्य होना चाहिए? तो एक 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स उसका होना चाहिए। हाउ इज द माइनॉरिटी इज डिटरमाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर की गई है? किस आधार पर की गई है? तो फ्रॉम द राशन ऑफ द दैट क्लास विथ टोटल पॉपुलेशन। राशन जितना वहाँ पे हो दिया जाता है उस अनुसार से कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात। फिर रेशियो बोल सकते हैं, रेशन यहाँ पे मिस्टेक, रेशियो यहाँ पे लिखा गया है, ये न हटा दीजिए। तो वहाँ पे भारतीय कुल जनसंख्या टोटल जो पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय उस वर्ग का जो अल्पसंख्यक यहाँ पे बोल सकते हैं या बोल सकते हैं जो यहाँ पे माइनॉरिटी। तो यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय माइनॉरिटी के जितना पॉपुलेशन होते हैं इसके रूप में वहाँ पे दिया जाता है। रिजर्वेशन बोल सकते हैं या संवैधानिक अधिकार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड, जो कि है हाउ लॉन्ग इंटरवल बिटवीन टू कॉन्टिन्यूअस सेशन ऑफ पार्लियामेंट। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, 4 बार तो हम इस पेपर में से बता दिए आपको 6 मंथ्स। व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर लोकसभा इलेक्शन? लोकसभा में मिनिमम एज कितना? 25। और राज्यसभा में मिनिमम एज कितना? 30। ये चीज़ों का ध्यान देना है। लोकसभा में 25 और राज्यसभा में कितना? 30। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड, जो कि है द टर्म कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज। टर्म क्या है जिसको क्या बोला जाता है? ऑडिटर एंड कंट्रोलर। तो उसको यहाँ पे उस टर्म का कितना पीरियड होता है, कितना समय होता है? भारत में नियंत्रक और महालेखा में परीक्षक की नियुक्ति की अवधि कितनी होती है? 6 ईयर्स और एज ऑफ 65, वॉट एवर कम्स फर्स्ट, जो पहले आ जाए वो यहाँ पे होता है टर्म ऑफ कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ कैंसिल्ड द IMDT एक्ट। इट वाज अबाउट, IMDT एक्ट को कैंसिल कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन वो एक्ट किसके रूप में जाना जाता है? तो जो उत्तर पूर्व में बांग्लादेश से अवैध प्रवासियों की स्थिति निर्धारित करने के लिए, तो डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ इलीगल माइग्रेटरी इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ फ्रॉम बांग्लादेश। इसके लिए वहाँ पर IMDT एक्ट को कैंसिल कर दिया गया। हु विल हैंडल द पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इफ बोथ द पोजीशन आर वैकेंट? कौन हैंडल कर सकता है अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों का पोस्ट खत्म हो जाए या वैकेंट हो या खाली हो बोल सकते हैं सिंपली? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वहाँ पे क्या कर सकते हैं? फुलफिल कर सकते हैं प्रेसिडेंसी और वाइस प्रेसिडेंसी के रूप में। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 मेनली फ्रेंड, सॉरी 1919 इज आल्सो नोन एज। तो जो भारत सरकार अधिनियम 1919 को एक और नाम से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्मेशन। जस्टिस YK सुब्रवाल इज जस्टिस ऑफ इंडिया इन, तो वो कब थे जस्टिस? तो वो 36th जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जस्टिस YK सुब्रवाल। ठीक है। इसके बाद टू हुम द मैंडमस कैन बी इशूड फॉर द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रमादेश किससे जारी किया जा सकता है? प्रमादेश, तो ये टू एनी ऑफिसर फॉर परफॉर्मिंग हायर गवर्नमेंट ड्यूटीज, उसके लिए प्रमादेश जारी किया जा सकता है। वेयर इज द इंटरनेशनल कोर्ट? इंटरनेशनल कोर्ट कहाँ पे है? तो इंटरनेशनल कोर्ट जो है वो हैग में है, HAG, यहाँ पे हैग एक जगह है, हैग में है। ठीक है। हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन सेफ्टी काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशन? सेफ्टी काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशन में कितने मेंबर हैं? तो 5 परमानेंट और 10 टेम्पोररी। वहाँ पे क्या है कि
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हेग में है। और यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो ये 5 स्थायी और 10 अस्थायी। From whom the Mahatma Gandhi was inspired for civil disobedience and non-payment of taxes? किसके द्वारा महात्मा गांधी को ख्याल आया कि वो सविनय अवज्ञा आंदोलन करें और करों को ना दें? तो वो थे थैरो के द्वारा, थॉरियो, जिसको थैरो बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु इज इन्वॉल्व इन द इलेक्शन कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट? पीछे भी क्वेश्चन आया है। लोकसभा, राज्यसभा एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये इन्वॉल्व होते हैं इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंसी में। और अगर बात करता है कि वाइस प्रेसिडेंट में, तो बोथ हाउसेस इन्वॉल्व होते हैं सिर्फ। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा। इन बीच डेप्टी वहाँ पे प्रेसिडेंसी में तब इन बीच केसेस द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फॉर आवर कॉन्स्टिट्यूशन। केस ऑफ केशवानंद भारती, उसमें क्या बोला गया था कि उच्चतम न्यायालय में हमारे संविधानों के आधारभूत संरचना की घोषणा की गई थी। किस मामले में? तो वो केस ऑफ केशव आनंद भारती। Who has the authority to give the decisive opinion on the bill in joint session of parliament? उच्चतम न्यायालय ने हमारे संविधानिक अधिकार यहाँ संसद के संयुक्त अधिवेशन से किसी विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार किसको होता है? तो वो होता है लोकसभा अध्यक्ष को, द स्पीकर को। ठीक है, द स्पीकर को। हु इज कॉल्ड द मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट? मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट किसको बोला जाता है? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट को बोला जाता है मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट। हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ इंडिया? कौन थे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजरी में जब संवैधानिक सलाहकार कौन थे संविधान के? तो वो थे सर बी एन राव। सर बी एन राव। वो अपॉइंट्स द जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड नेशन। जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड नेशन को यूनाइटेड नेशन का कौन अपॉइंट करता है? तो वो करता है द जनरल असेंबली अपॉइंट्स द जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूएन। जनरल असेंबली ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ सेफ्टी काउंसिल के द्वारा। हाउ many फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंक्लूडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? फंडामेंटल ड्यूटीज कितना है टोटल? तो वो है 11। इसके बाद द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या होते हैं? तो वो होते हैं राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष, या बोल सकते हैं कि एक्स ऑफिशियल ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। Who was the first speaker of Lok Sabha of Independent India? इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट स्पीकर कौन थे लोकसभा का? लोकसभा का जीवी मावलंकर। इन विच ईयर द कैबिनेट मिशन कम टू इंडिया? कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया था? तो 1946 में आया था। इन विच कंट्री मनी बिल इज प्रेजेंटेड इन द अपर हाउस ऑफ लेजिस्लेचर? अपर हाउस ऑफ लेजिस्लेचर में कौन सा ऐसा कंट्री है जहाँ पे मनी बिल प्रोड्यूस किया जाता है या प्रेजेंट किया जाता है? तो जर्मनी में। हम लोग में कौन प्रोड्यूस करता है फ्रेंड? तो वो यहाँ प्रेसिडेंट के द्वारा अगर होगा उसके बाद ही मॉनेटरी बिल को वहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है। यहाँ पे एक पीछे भी हम लोग में भी क्वेश्चन किया गया है कि इंडिया में का। तो हम लोग के जहाँ यहाँ पे बात आएगा फ्रेंड इंडिया में, तो इंडिया में भी मॉनेटरी के बारे में जब बात आता है तो स्पीकर क्या करते हैं वहाँ पर अप्रूव करते हैं मॉनेटरी बिल को। और अगर एडवाइजरी की बात करें तो वहाँ पर प्रेसिडेंसी का थोड़ा एडवाइजरी रहता है। ठीक है, तो ये होगा मॉनेटरी बिल के बारे में। मॉनेटरी बिल से भी पीछे में क्वेश्चन किया गया है, तो वो सब भी आप लोग देख लीजिएगा। इसके आगे में आप बात करते हैं हम लोग इन विच ईयर द कैबिनेट कमीशन। तो ये तो हो गया 1946 मॉनेटरी बिल के बारे में भी हो गया। इसके बाद हु वाज द फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ कांग्रेस? फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ कांग्रेस कौन थे? फर्स्ट वुमेन ऑफ चेयरमैन ऑफ कांग्रेस के
ना, वो जो थे मिसेज अन्ने वेसेंट, एन वेसेंट के नाम से जानते हैं, मिसेज एन वेसेंट। ठीक है, इनको बोला जाता है फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ कांग्रेस। बस पहला जो वुमेन चेयरमैन थे वो थे श्रीमती एन वेसेंट। इसके बाद विच इज द कस्टोडियन फैक्टर ऑफ द नेशनल फंड, राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक कौन सा अंग होता है, तो होता है लेजिस्लेचर। विच टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन इज प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन किस टाइप का कमीशन इंस्टीट्यूशन होता था। प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन जो इंस्टीट्यूशन होता है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के टाइप में उसको माना जाता है, प्लानिंग कमीशन को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु डिसमिस द मेंबर ऑफ यूपीएससी, यूपीएससी का मेंबर को कौन डिसमिस कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं प्रेसिडेंट। हु वाज द डेप्टी पीएम ऑफ इंडिया, डेप्टी पीएम ऑफ इंडिया कौन थे, वल्लभ भाई पटेल। जब देश, यहाँ बोलने का मतलब कि आफ्टर इंडिपेंडेंसी के बारे में बात किया गया है, आफ्टर इंडिपेंडेंसी। आफ्टर इंडिपेंडेंसी के बारे में बात किया गया है, तो डिप्टी पीएम कौन थे, वल्लभ भाई पटेल थे। द राइट टू वोट इन द इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट, राइट टू वोट इन द इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट, ये अधिकार जो होता है किसके द्वारा दिया गया है, ये अधिकार क्या कहलाता है, द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हम लोग का, जो टोटल 11 राइट्स है उसमें से। ठीक है, इसके बाद अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द फैक्चुअल सोवरेनिटी रेसाइड्स इन, भारतीय संविधान के अनुसार तथात्मक संप्रभुता किसमें निवास करती है, तो प्रधानमंत्री में, द प्राइम मिनिस्टर में। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन हु हैज़ द अथॉरिटी टू इशू द हार्बस कॉर्पस, किसके पास में अथॉरिटी होता है हार्बस कॉर्पस को वहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए, हु हैज़ अथॉरिटी टू इशू हार्बस कॉर्पस, तो ये होता है हाई कोर्ट के पास में और सुप्रीम कोर्ट के पास में। द फंडामेंटल राइट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर इंस्पायर्ड फ्रॉम, फंडामेंटल राइट किसके द्वारा लिया गया, यूएसए के द्वारा लिया गया है। इन विच आर्टिकल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडिया सिटीजन्स आर मेंशन्ड, फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन ये कौन सा आर्टिकल में लिखा गया है, तो आर्टिकल 51A में लिखा गया है। विच प्रेसिडेंट ऑफ ऑल रिपब्लिक इंडिया वाज सेइंग सेकुलरिज्म एज ऑल रिलीजियस हारमोनी, कौन सा ऐसे प्रेसिडेंट थे जो बोलते थे कि वहाँ पे धर्मनिरपेक्षता के बारे में, कौन सा प्रेसिडेंट्स अपने आप में बोलते थे कि भारतीय गणतंत्र में जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता के स्वधर्म स्वभाव कहते थे, वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। वो बोलते थे सेकुलरिज्म एज और रिलीजियस हारमोनी। हाउ मैनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड इन राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के द्वारा राज्यसभा में कितना मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं, तो 12। बीच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिटेशन ऑन एनी टाइप ऑफ प्रैक्टिस रिलेटेड टू इट, अनटचेबिलिटी के बारे में कौन सा आर्टिकल में लिखा गया है, तो आर्टिकल 17। हु इज़ द चीफ लीगल ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चीफ लीगल ऑफिसर कौन होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो चीफ लीगल ऑफिसर जो होते हैं अटॉर्नी जनरल होते हैं भारत के महान्यायवादी, उसी को अटॉर्नी जनरल बोलते हैं, वही होते हैं चीफ लीगल ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। हाउ मैनी शेड्यूल्स आर देयर इन कॉन्स्टिट्यूशन, टोटल शेड्यूल कितना है, तो टोटल शेड्यूल 12 है। बीच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द स्पेशल स्टेट टू जम्मू कश्मीर, तो ये आर्टिकल 370 देता था स्पेशल प्रोविजन। बीच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स द प्रोविजन फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो भारतीय संविधान में स्थानीय स्वशासन को स्थापित करने का उपलब्ध करवाता था, तो आर्टिकल 40 कराते हैं, अभी भी बोल सकते हैं। Which is the top most institution approving the 5-year plan in the country, 5-year plan को यहाँ पे
जो देश में 5 वर्षीय योजनाएं जो आते हैं तो वो किसके द्वारा आया था, तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा आया था। हु इज द टॉप मोस्ट सिविल ऑफिशियल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है, तो वो है मंत्री परिषद, द कैबिनेट सेक्रेटरी, मंत्री परिषद का सचिव, उसी को बोला जाता है कैबिनेट सेक्रेटरी को। तो बीच ऑफिशियल कैन बी इनवाइटेड इन द पार्लियामेंट फॉर प्रेजेंटिंग हिज और हर ओपिनियन, तो ये अटॉर्नी जनरल होते हैं जो नॉन पार्लियामेंट मेंबर हैं। देखिए यही यहाँ पे ध्यान देना है, ये नॉन पार्लियामेंट मेंबर होते हैं, फिर भी इनको क्या कि वहाँ पे बुलाया जा सकता है पार्लियामेंट में उनको वहाँ पे अपना रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है पीछे कि कौन सा ऐसा मेंबर होते हैं जो नॉन पार्लियामेंट होते हुए भी उनको पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन के लिए बुलाया जा सकता है, तो अटॉर्नी जनरल होते हैं। फ्रॉम बीच कंट्री ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज अडॉप्टेड द यूनियन सिस्टम, यूनियन सिस्टम कहाँ से लिया गया, तो कनाडा से लिया गया था। हु सेटल्स द डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, तो वो सुप्रीम कोर्ट कर सकते हैं, डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकते हैं। इन विच चैप्टर ऑफ इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द इट इज मेंशन्ड अबाउट एस्टेब्लिशिंग इंडिया एज अ वेलफेयर स्टेट, किस चैप्टर में लिखा गया है भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने के बाद, वेल्थ के रूप में, वेलफेयर स्टेट के रूप में, तो चैप्टर नंबर 4 में लिखा गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के चैप्टर में। हु डिटरमाइंस इफ द बिल इज मनी बिल और नॉट, तो ये कौन डिटरमाइन करते हैं, तो ये स्पीकर डिटरमाइन करते हैं कि मनी बिल जो है, मनी बिल और नॉट वो पब्लिश होगा या नहीं होगा, इस रूप में वहाँ पे कौन निर्णय करते हैं, तो वो हैं लोकसभा का अध्यक्ष, द स्पीकर। हु हेडेड द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को कौन हेड किए थे, तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड। द जुडिशियल रिव्यू आइडियोलॉजी इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज अडॉप्टेड फ्रॉम यूएसए, जुडिशियल रिव्यू आइडियोलॉजी कहाँ से लिया गया, यूएसए से लिया गया। इन बीच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वी कैन फाइंड द फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस कहाँ से मिलता है, तो आर्टिकल 19 से मिलता है। वेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कब अडॉप्ट किया गया, तो 26 नवंबर 1949 में अडॉप्ट किया गया था। द पीएम कैन बी ऑन द पोस्ट टिल देयर इज ए ट्रस्ट ऑफ हिम और हर, तो ये पीएम कब तक रह सकते हैं, तो जब तक वहाँ के लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनका वहाँ पे विश्वास वहाँ पे बना हुआ रहे, तब तक वहाँ पे पीएम कोई भी रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज इलेक्टेड बाई इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेटिव प्रेसिडेंट, तो लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ये कौन इलेक्ट होते हैं, तो ये प्रेसिडेंट होते हैं, किनके द्वारा, तो दोनों हाउसेस के मेंबर जो इलेक्ट किए जाते हैं हमारे पॉपुलेशन, जो इंडियन पॉपुलेशन के द्वारा, उनके द्वारा ये प्रेसिडेंट क्या चुने जाते हैं। बीच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये पीछे में भी क्वेश्चन आया हुआ है, आर्टिकल 17 में बोला गया है अनटचेबिलिटी के बारे में। द मेंबर ऑफ एस्टिमेट कमेटी आर इलेक्टेड फ्रॉम, एस्टिमेट कमेटी का जो मेंबर है वो किनके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, तो ये सिर्फ लोकसभा के द्वारा किए जाते हैं, लोकसभा ओनली। हु इज द मेन एडवाइजरी ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नर, गवर्नर का मेन एडवाइजरी कौन होते हैं, तो वो होते हैं द चीफ मिनिस्टर। और लीगल एडवाइजरी अगर बोला जाए इंडिया का, तो होते हैं द अटॉर्नी जनरल, लीगल एडवाइजरी के रूप में जाना जाते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड। हु वाज द ओनली स्पीकर ऑफ लोकसभा हु बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देन, कौन से पहले ओनली स्पीकर थे जो लोकसभा के स्पीकर थे लेकिन वो बाद में प्रेसिडेंट बने,
तो वो थे नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड, जो कि है हु इलेक्ट्स द स्पीकर। स्पीकर को कौन इलेक्ट करता है? मेंबर्स ऑफ लोकसभा। मेंबर्स ऑफ लोकसभा ही क्या स्पीकर की नियुक्ति करते हैं कि कौन स्पीकर वहाँ पे लोकसभा में होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच टाइप ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर देयर। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल किस टाइप का है? तो लीगली अनफोर्सिएबल, कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय। ठीक है, यही हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। बीच टाइप ऑफ ये तो हो गया। बीच स्टेट वाज फॉर्म्ड सेपरेटिंग फ्रॉम मध्य प्रदेश आफ्टर पासिंग अ लॉ इन द पार्लियामेंट इन 2000 में कौन सा ऐसा लॉ आया था जिसमें कि मध्य प्रदेश को अलग किया गया था दूसरे राज्य से? तो वो थे मध्य प्रदेश से अलग हुआ हुआ राज्य कौन था? कौन सा था? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को 2000 में अलग किया गया था। इन इंडिया विदाउट हुज अप्रूवल एनी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कैन नॉट बी मेड। तो ये पार्लियामेंट के आदेश के बिना कोई भी वहाँ पे अप्रूवल नहीं हो सकता है एक्सपेंडिचर का। व्हेन द डिपॉजिट अमाउंट ऑफ लोकसभा और विधानसभा कैंडिडेट इज फॉरफिटेड, कब वहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर को फॉरफिटेड किया जाता है। जमानत राशि कब जब्त कर लिया जाता है? यही यहाँ पे बोला गया है फ्रेंड, किसी चुनाव में प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर लिया जाता है? तो ये जब वह कुल मतदान के 1/6 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता है तब। तो ये इफ द कैंडिडेट कैन नॉट गेट द 1/6 ऑफ द टोटल वोट्स। व्हाट इज द टर्म यूपीएससी मेंबर्स? यूपीएससी मेंबर्स का टर्म कितना होता है? 6 ईयर्स से अप टू 65 ईयर्स। द मोस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर मेड बाई। तो ये मोस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किसके द्वारा बनाया गया है? तो पार्लियामेंट के द्वारा ओनली। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है फ्रेंड, यूपीएससी के मेंबर को कौन हटा सकता है? तो वो हटा सकते हैं प्रेसिडेंट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आइकॉन इकोनॉमिक प्लानिंग इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज इंक्लूडेड इन। इकोनॉमिक प्लानिंग किस कब इंक्लूड हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? तो ये कॉन्करेंट लिस्ट में इंक्लूड हुआ था। हु वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन इंडिया? फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर कौन थे इंडिया में? तो थे सुचेता कृपलानी। द अप्रूवल ऑफ इमरजेंसी फ्रॉम द पार्लियामेंट ड्यू टू वॉर और एग्रेशन अंडर। तो किस आर्टिकल 356 में आता है? तो कितने दिन में एक्सपेक्ट किया जाता है कि वहाँ पे लागू हो जाए? तो एक मंथ के अंदर लागू कर दिया जाता है। व्हाट इज द कोरबरेटेड ऑफ द आर्टिकल 370 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? स्पेशल सर्कमस्टांसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वहाँ पे कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस के लिए आर्टिकल 370 बनाया गया था। नेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु वाज इलेक्टेड अनकॉन्टेस्टेड। कौन से प्रेसिडेंट थे जो वाज इलेक्टेड अनकॉन्टेस्टेड? ठीक है, तो ये थे नीलम संजीव रेड्डी। ये लोकसभा के में स्पीकर के रूप में भी रह चुके थे। यही पहले ओनली लोकसभा स्पीकर हैं जो बाद में जाके प्रेसिडेंट के पद पर गए हैं। तो ये भारत के वैसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोधक चुनाव चुना गया था उनको। ठीक है, इन विच स्टेट द फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट वाज इस्टेब्लिश्ड इन इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार किस राज्य में बनी थी? गैर कांग्रेस सरकार तो वो बनी थी केरला में। ठीक है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज मेड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मोर इम्पोर्टेंट देन फंडामेंटल राइट? तो ये अमेंडमेंट 42 में बोला गया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट जो है वो मोर इम्पोर्टेंट है फंडामेंटल राइट से। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल पर बहुत सारा क्वेश्चन हो चुका है, पीछे में देख लीजिएगा। एक और यहाँ पे क्वेश्चन हम आपको बताते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट में 14 ईयर के चिल्ड्रन तक वहाँ पे क्या कि एजुकेशन फ्री दिया जाता है। एक है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहाँ से लिया गया था? तो यूएसए से लिया गया था। इसके बाद व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रिगार्डिंग डायरेची जो है
ये एक्ट कब लागू हुआ था? तो ये 1919 में लागू हुआ था, 1919 ईस्वी में, ठीक है। 1919 ईस्वी में। द्वैध शासन किन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में लागू हुआ था? तो द्वैध शासन डैरची 1919 में लागू हुआ था। हु वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर कॉन्टिन्यूस 2 टर्म्स? 2 टर्म्स के लिए किनको चुना गया है? तो प्रेसिडेंसी के लिए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिनको 2 टर्म्स के लिए चुना गया था। हु सेड द वर्ड्स बी promised before so many years and now at the time has came to fulfill the promise on August 1947 at night? तो ये बोले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, बोले थे कि बरसों पहले हमने नियति के साथ एक वादा किया था और अब वह वादा पूरा करने का समय आ गया है। ये शब्द 14 अगस्त 1947 के रात को जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बोला गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यहाँ पे बोला गया था। नेम द पीएम हु वाज डिसमिस्ड बाय द पार्लियामेंट वोटिंग? कौन से ऐसे पीएम थे जो डिसमिस किए गए थे पार्लियामेंट वोटिंग से? तो वो थे वीपी सिंह। इसके बाद नेक्स्ट, द मनी बिल इन द स्टेट विधानसभा इज प्रोड्यूस्ड विद प्रायर परमिशन ऑफ? विधानसभा में किसके परमिशन के बाद मनी बिल को प्रोड्यूस किया जाता है? तो होते हैं गवर्नर ऑफ स्टेट के परमिशन के बाद। विच पार्लियामेंट्री इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूंसी इज द लार्जेस्ट वन रिगार्डिंग द एरिया? क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा संसदीय चुनाव क्षेत्र सबसे बड़ा है? तो वो है लद्दाख और जम्मू कश्मीर। क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ पे बोला गया है। बीच पार्लियामेंट्री इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूंसी इज द स्मॉलेस्ट वन रिगार्डिंग द एरिया? रिगार्डिंग द एरिया के रूप में बात करेगा स्मॉलेस्ट, तो वह चांदनी चौक दिल्ली, और सबसे बड़ा रिगार्डिंग एरिया के रूप में बात करेगा तो लद्दाख जम्मू कश्मीर। हाउ मनी टाइप्स ऑफ रीट्स कैन बी इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट? कितने टाइप का रीट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया जा सकता है? तो 5 टाइप का रीट जारी किया जा सकता है, 5 टाइप्स। Which are the basic characteristics of Constitution of India which cannot be amended and under Article 368? Sovereignty, integrity of landscape and the federal system, judicial review and the parliamentary system। ये सब जो है ये भारतीय संविधान में आधारभूत अभिलक्षण है जो 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है द मिनिमम एज फॉर कैंडिडेचर ऑफ इलेक्शन इन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में मिनिमम एज के लिए 25 ईयर्स, ठीक है। इसके बाद द चेंजेस इन द प्रीएमेबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर मेड थ्रू। तो ये अमेंडमेंट 42 के 1976 में चेंजेस किया गया था प्रीएमेबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। हु इलेक्ट्स द वाइस प्रिंसिपल ऑफ इंडिया? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कौन इलेक्ट करते हैं? तो वो इलेक्ट करते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडिया? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडिया कौन माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं प्रेसिडेंट। थ्रू विच अमेंडमेंट द फंडामेंटल राइट्स वर एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सा ऐसा अमेंडमेंट है जिसके द्वारा फंडामेंटल राइट को ऐड किया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, फंडामेंटल राइट्स को ऐड किया गया है तो अमेंडमेंट 42 के जरिए ऐड किया गया था। बीच पार्टी गिव द 2 प्राइम मिनिस्टर्स इन 2 ईयर्स? 2 प्राइम मिनिस्टर 2 ईयर्स में कौन सा ऐसा पार्टी दिया था? तो वो जनता पार्टी दिया था। इफ द प्रेसिडेंट वांट्स टू रिजाइन, प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसके पास देते हैं? तो ये वाइस प्रेसिडेंट के पास में देते हैं प्रेसिडेंट। अमेंडमेंट एक्ट 42 1976 इज टाइटल्ड एज ए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑन रिकमेंडेशन ऑफ बीच कमिटी। इट वाज डन, तो ये स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा बनाया गया था, तो इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में भी जाना जाता है। कौन सा? तो अमेंडमेंट एक्ट 42 1976। तो यही जो है ये चेंजेस किया गया था प्रीमेबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसी अमेंडमेंट के जरिए, तो इसी के चलते यहाँ पे इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए नाम दिया जाता है।
यहाँ पे प्रीमेबल में चेंज हुआ था, मेन कारण यही था, इसको याद रखना है फ्रेंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन प्रीमेबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज मेंशन्ड एज। प्रीमेबल में इंडिया को किस प्रकार में वहाँ पे लिखा गया है? तो इंडिया को लिखा गया है ऑल रूल ऑल रूलिंग सोशलिस्ट सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्टेट विच आर द फाइनेंशियल कमिटी ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया। फाइनेंशियल कमिटी कौन से हैं पार्लियामेंट में, इंडिया के पार्लियामेंट में? तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और एस्टिमेट कमेटी और पब्लिक इंटरप्राइज कमेटी। व्हाट इज कॉल्ड पार्लियामेंट ऑफ जापान? जापान के पार्लियामेंट को क्या बोला जाता है? तो डाइट बोला जाता है, डाइट। हु प्रोटेक्ट्स द फंडामेंटल राइट्स मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये कौन प्रोटेक्ट करते हैं फंडामेंटल राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है? तो ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट करते हैं। द इंटर स्टेट काउंसिल वाज established अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल। इंटर स्टेट काउंसिल का स्थापना कब हुआ था? तो ये कौन सा आर्टिकल के द्वारा हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया था? तो आर्टिकल 263 के द्वारा। व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ द हाई कोर्ट जज? हाई कोर्ट का जज के वहाँ पे रिटायरमेंट एज क्या है? तो 62 ईयर्स होता है। व्हेन द यूनाइटेड नेशन केम टू इनटू एक्सरसाइज ऑफिशियली 24 अक्टूबर 1945 में यूनाइटेड नेशन का एग्जिस्टेंस हुआ था ऑफिशियली, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश क्रॉन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इंग्लिश क्रॉन जो है वो किसका एग्जाम्पल है? तो यहाँ पे इंग्लिश क्रॉन का यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग जानते हैं तो उसको टाइटुलर एग्जीक्यूटिव के रूप में, ठीक है। तो नाम नाम मात्र की कार्यपालिका के रूप में जानते हैं इंग्लिश क्रॉन का, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड, जो कि है द एनुअल रिपोर्ट ऑफ यूपीएससी इज गिवन टू। एनुअल रिपोर्ट यूपीएससी का वो किसको दिया जाता है? तो वो प्रेसिडेंट को दिया जाता है। द कमेंट ऑफ महात्मा गांधी पोस्ट डेटेड चेक ऑफ कोलैप्सिंग बैंक वाज अबाउट द प्रपोजल्स ऑफ। जो वहाँ पे बोला गया था कमेंट, जो महात्मा गांधी की टिप्पणी हुआ था ध्वस्त हो रहे बैंक का दिनांकित चेक किसके प्रस्तावों के संबंध में है? तो क्रिप्स मिशन के रूप में था। क्रिप्स मिशन। फॉर हाउ मेनी टाइम्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी द कैंडिडेट फॉर री इलेक्शन ऑफ द पोस्ट? तो ये होते हैं जितने बार वो चाहें जितने बार बन सकते हैं, एज इलेक्शन टाइम्स, एज मैनी टाइम्स एज सी और ही वांट्स। हाउ मैनी आर्टिकल्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन? तो कितने आर्टिकल हैं टोटल? तो 395 आर्टिकल है टोटल और 12 शेड्यूल्स है, ये चीज़ों को ध्यान देना है। और 395 आर्टिकल टोटल हैं फ्रेंड। व्हेन द ब्रिटिश स्टार्टेड द इंग्लिश मीडियम फॉर द एजुकेशन इन इंडिया? ब्रिटिश कब स्टार्ट किए थे इंग्लिश मीडियम फॉर एजुकेशन इन इंडिया? तो 1835 में स्टार्ट किया गया था। All the legal points are covered in the union list, state list, and concurrent list. If there is any subject regarding which there is no mention in any list, then who will be build the law on the subject? संघ सूची या राज्य सूची या समवर्ती सूची में सभी विधीय मुद्दों में शामिल है, फिर भी अगर कोई ऐसी मद हो सकती है जिसका उल्लेख किसी में भी ना जोड़ा हुआ हो तो उस मद का कानून कौन बनाएगा? तो वो केवल संसद बना सकता है, ओनली पार्लियामेंट बना सकता है। द मेजर सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इज दैट। मेजर सिग्निफिकेंस क्या है इंडियन पार्लियामेंट का? तो वो होता है संसद का ऊपरी सदन कभी भंग नहीं होता है। द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट नेवर डिजॉल्व्स। वो कभी भी डिजॉल्व नहीं होता है, यही सबसे बड़ा गुण है भारतीय संसद का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड, जो कि है व्हाट इज इंक्लूडेड इन 3 लेवल पंचायती राज? 3 लेवल पंचायती राज में क्या इंक्लूड हुआ है? तो हुआ था विलेज असेंबली और पंचायत कमेटी और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। और इसमें जो बोला गया है कि 3 लेवल पंचायती राज सिस्टम अगर बात करें तो किस आर्टिकल के द्वारा जोड़ा गया था?
तो ये आर्टिकल 243 के द्वारा जोड़ा गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर बाय इम्प्लीमेंटिंग आर्टिकल 360। यहाँ पे तीन आर्टिकल हम आपको बताए थे, 356 भी एक है। तो ये तीन आर्टिकल था कुछ कुछ कि जिसके द्वारा इमरजेंसी को इम्प्लीमेंट किया जाता था। तो यहाँ पे आर्टिकल के बारे में 356 था, एक 352 था, और ये एक अब 360 हो गया। तो तीन आर्टिकल है जिसके द्वारा इमरजेंसी को वहाँ पे लगाया जा सकता है, ठीक है, इमरजेंसी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर कैन बी ओनली वन एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द पॉलिसी कमीशन विच इज द प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर। फ्रॉम वेयर द आइडियोलॉजी ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वर अडॉप्टेड इन कॉन्स्टिट्यूशन। डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहाँ से लिया गया था फ्रेंड? तो ये आयरलैंड से लिया गया था डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो ये मेबल लिया गया था फ्रेंड यूएसए में। कुछ कुछ वीडियो में पीछे बोला गया है गलती से, वहाँ पे मिस्टेक हुआ फ्रेंड। डायरेक्टिव प्रिंसिपल आयरलैंड से ही लिया गया था, मिस्टेक बाय मिस्टेक में बोला गया है, इस चलते थोड़ा ध्यान दीजिएगा वीडियो में। द पीएम ऑफ इंडिया कैन सर्व एज पीएम टिल ही सी हैज़ द मेजोरिटी सपोर्ट ऑफ इन द लोकसभा। पीएम ऑफ इंडिया कब तक सर्व कर सकता है द पीएम? जब तक कि उसको लोकसभा में उसका मेजोरिटी हो। वेयर द कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी प्रपोज्ड एज द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में अविश्वास प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है? तो अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में बस पेश किया जा सकता है। फ्लो द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी डिसमिस्ड। यहाँ पे बोला गया है भारत के उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो हटाया जा सकता है किसके द्वारा? बाय द राज्यसभा विद द अकॉर्डेंस ऑफ लोकसभा। तो अब हम लोग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हटा सकते हैं, उपराष्ट्रपति को। व्हेन द पंचायती राज सिस्टम वाज स्टार्टेड इन। पंचायती राज सिस्टम कब स्टार्ट हुआ था? तो 1959 में आर्टिकल 243। और पंचायती राज सिस्टम में क्या क्या आया था? तो विलेज असेंबली आया था, पंचायत कमेटी आया था, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आया था। तो ये अभी तक चलते आ रहा है फ्रेंड पंचायती राज सिस्टम, ये चीज़ों को ध्यान देना है। टू वर्ड्स सोशलिस्ट एंड सेक्युलर were added in preamble of Constitution of India through the Constitutional Amendment Act 42 के द्वारा सोशलिस्ट और सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष के रूप में वहाँ पे लिया गया था। आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 42 के जरिए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को इम्प्लीमेंट कब किया गया था? तो वो 26 जनवरी 1950 में किया गया था। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को इम्प्लीमेंट कब किया गया था? तो ये 26 जनवरी 1950। और कब लिया गया था? तो ये 26 नवंबर 1949। नवंबर फ्रेंड 1949 में इसका लिया गया था, अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। तो ये 26 नवंबर, यहाँ पे डेट याद रखिएगा, 26 नवंबर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Who will handle the post of president and vice president of India if both the post are vacant? तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसको वहाँ पे ले सकते हैं सीट, अगर वहाँ पे प्रेसिडेंसी और डिप्टी प्रेसिडेंसी दोनों का पोस्ट खाली हो तब। Who was the first woman governor of the state in independent India? सरोजिनी नायडू। पीछे एक क्वेश्चन हुआ है इस पे। The parliamentary committee reviewing the reports of controller and auditor general of India is public account committee। इसको क्या बोला जाता है? पब्लिक अकाउंट कमिटी। यहाँ पे इसके बाद भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है, तो वो क्या है? तो लोक लेखा समिति के नाम से उसको जाना जाता है फ्रेंड। इसके बाद हु डिफाइन द जुडिशियरी एज द प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को, जुडिशियरी को प्रोटेक्टर के रूप में कौन डिफाइन करता है? तो जुडिशियल रिव्यू। व्हाट इज द नेम ऑफ जुडिशियल बॉडी ऑफ यूएनए? जुडिशियल बॉडी ऑफ यूएनए उसका नेम क्या है? तो उसका नेम है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड, जो कि है द लॉ फॉर प्रिवेंशन
of defection after the candidate is elected in legislature was brought through। किस दल की टिकट पर विधान मंडल में चुने गए सदस्य द्वारा दल बदल पर प्रतिबंध संविधान में किस संशोधन द्वारा लगाया गया था? तो वो था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 52 दल बदल के रूप में। ठीक है। द रिजाइग्नेशन ऑफ स्पीकर बास विल बी एड्रेस टू द स्पीकर का रेजिग्नेशन कहाँ दे सकता है? वो तो द वाइस चेयरमैन ऑफ लोकसभा को। द ऑर्डिनेंस issued by president will be in effect till 6 months। यहाँ पे राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? तो 6 मंथ्स के लिए। हाउ मनी मेंबर्स फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन द डेमोक्रेसी? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से कितने मेंबर इलेक्ट हुए थे, नॉमिनेट हुए थे प्रेसिडेंट के रूप में बाय द प्रेसिडेंट इन डेमोक्रेसी में कितने मेंबर प्रेसिडेंट के द्वारा एंग्लो इंडियन से इलेक्ट किए गए थे? तो वो थे 2। हु कैन स्टार्ट द इम्पीचमेंट ऑन द प्रेसिडेंट? कौन इम्पीचमेंट स्टार्ट कर सकते हैं प्रेसिडेंट पे? महाभियोग स्टार्ट कर सकता है। तो वो संसद के किसी भी सदन के 1/4 सदस्य 1/4 मेंबर्स ऑफ एनी हाउस ये क्या कर सकते हैं? महाभियोग स्टार्ट कर सकते हैं। द टेम्पोररी नंबर ऑफ सेफ्टी काउंसिल आर इलेक्टेड फॉर? टेम्पोररी मेंबर्स ऑफ द सेफ्टी काउंसिल उसके लिए कितने पीरियड के लिए? तो 2 ईयर्स के लिए। हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर लिस्टेड इन यूनियन लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? कितने सब्जेक्ट लिखे गए हैं यूनियन लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में? तो 97 सब्जेक्ट लिखे गए हैं। वाई डिड द इंडियंस बॉयकॉट द साइमन कमीशन? क्योंकि उसमें एक भी भारतीय नहीं था। ठीक है। देयर वाज नो इंडियन मेंबर इन द कमीशन। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउट द फंडामेंटल राइट? फंडामेंटल राइट 51A। ठीक है। आर्टिकल 51A में लिखा गया है। फॉर हाउ मनी टाइम्स द लोकसभा टर्म बास एक्सटेंडेड फॉर 6 ईयर? 6 ईयर के लिए कितने बार लोकसभा के टर्म को एक्सटेंड किया गया है? तो एक बार मात्र अभी तक किया गया है। ठीक है। इसके बाद वेयर डिड द सिस्टम ऑफ शैडो कैबिनेट स्टार्टेड? शैडो कैबिनेट कब स्टार्ट हुआ था? तो कहाँ स्टार्ट हुआ था? ये बोल सकते हैं छाया मंत्रिमंडल की रीति कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो ग्रेट ब्रिटेन से। व्हेन द इंडिया ज्वाइन द यूनाइटेड नेशन? इंडिया कब ज्वाइन हुआ था यूनाइटेड नेशन में, यूएन में? तो 1945 में। विच इज मेजर इलिजिबिलिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जस्टिस? मेजर इलिजिबिलिटी क्या है सुप्रीम कोर्ट जस्टिस का? तो है मिनिमम एज शुड बी 35 ईयर्स। मिनिमम एज कितना? 35 ईयर्स होना चाहिए जज बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट में। द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी इन इंडिया इज आवर फंडामेंटल राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी डेज द मनी बिल पास्ड इन द लोकसभा शुड बी पास्ड रिटर्न्ड? तो ये विद इन 14 डेज यहाँ पे पीरियड दिया हुआ रहता है। हु पेड द सैलरीज फ्रॉम द इमरजेंसी फंड ऑफ इंडिया फॉर बैलेंसिंग द अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस? तो ये पार्लियामेंट देता है इमरजेंसी फंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर द पंचायती राज सिस्टम राज इज लिस्टेड? पंचायती राज कहाँ पर लिस्ट किया गया? तो इन द स्टेट लिस्ट में पंचायती राज को लिस्ट किया गया है। द प्लानिंग कमीशन इन इंडिया ये क्या था? द बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ कैबिनेट। प्लानिंग कमीशन भारत में जो यहाँ पे योजना आयोग आया था तो ये कैबिनेट के निर्देश के अनुसार आया था। द नंबर ऑफ मिनिस्ट्रियल काउंसिल मेंबर इन द स्टेट इज डिटरमाइंड बाई? ये चीफ मिनिस्टर के द्वारा डिटरमाइन होते हैं। If the Anglo-Indian community has not enough representation in Lok Sabha, then the 2 members of this community are nominated by president। तो वो president के द्वारा नॉमिनेट होते हैं। एंग्लो इंडियन तो ऐसे भी बोला गया है कि 2 मेंबर होना ही चाहिए, प्रेसिडेंट के द्वारा ये नॉमिनेट किए जाते हैं। द मिनिमम एज फॉर बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मिनिमम एज कितना होना चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए? तो 35 ईयर्स। और मिनिमम एज यहाँ पे एक और बात किया गया था कि वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के लिए कि वहाँ पे जज बनने के लिए तो भी 35 ईयर्स वहाँ पे मिनिमम एज होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हु टोल्ड अ गुड मैन मेक्स अ गुड कंट्री?
एंड अ बर्ड मैन मेक्स अ बर्ड कंट्री। तो ये कौन बोला था कि ए गुड मैन मेक्स अ गुड कंट्री एंड अ बैड मैन मेक्स अ बैड कंट्री। अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है। ये रूसो के द्वारा बोला गया वाणी है। द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लॉसेस द मेंबरशिप इफ सी और ही इज कॉन्टिजियसली absent फॉर। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के मेंबरशिप हटाया जा सकता है अगर वो 60 दिन तक प्रेजेंट नहीं हुआ तब। when the drafting of constitution was completed। ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कब कंप्लीट हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को। यही क्वेश्चन में एक और चीज़ हो सकता है, अडॉप्ट कब अडॉप्ट किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। लागू करने का बात होगा तो ये जस्ट 1950 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसमें डेट भी एक चेंज होगा, 26 नवंबर जैसे यहाँ पे है तो वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा 26 जनवरी। तो ये 26 जनवरी 1949 में इम्प्लीमेंट किया गया था, लागू किया गया था। अडॉप्ट कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949। और ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कब कंप्लीट हुआ? तो 1949, 26 नवंबर 1949। बीच लैंग्वेजेज वर एडेड इन 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 8th शेड्यूल में कौन सा लैंग्वेज अडॉप्ट किया गया, ऐड किया गया था? तो सिंधी, कोनकानी, मणिपुरी और नेपाली। The impeachment procedure on the president of India is adopted from। impeachment procedure जो यहाँ पे महान्यवादी का शुरुआत जो होता है वो कहाँ से लिया गया था? तो वो यूएसए से लिया गया था, इंडिया में अडॉप्ट किया गया था महाभियोग का विधि का, ठीक है, महाभियोग। Under which article the president rule is implemented over the state of constitution system of the state is not successful। is not successful। संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है? तो आर्टिकल 356। ये भी इमरजेंसी के रूप में ही जाना जाता है। इमरजेंसी में 3 आर्टिकल हम पीछे बात कर चुके हैं, 52, 56 और 60। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, टू हुम द मेंबर्स ऑफ कंट्रीज ऑफ यूएन हैव असाइंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्ल्ड पीस एंड इट्स सिक्योरिटी। ये सेफ्टी काउंसिल में लिया गया है, तो वहाँ पे असाइन किया गया है पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वर्ल्ड पीस और सिक्योरिटी के रूप में। व्हाट इज द मिनिमम प्रेजेंस ऑफ रिक्वायर्ड टू बिगिन द प्रीसीडिंग ऑफ लोकसभा और राज्यसभा? तो 1/10 मेंबर्स ऑफ टोटल मेंबर्स। 10% में मेंबर मिनिमम होने चाहिए, 1/10 पार्ट होना चाहिए टोटल मेंबर्स का, तब हम लोग लोकसभा में क्या प्रीसीडिंग कर सकते हैं, उसका सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। बीच पार्लियामेंट हाउस इज द हाउस इलेक्टेड बाय द पब्लिक। पब्लिक के द्वारा कौन सा हाउस इलेक्ट किया जाता है? तो लोकसभा लोअर हाउस और राज्यसभा अपर हाउस। वो जो मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं पॉपुलेशन के द्वारा, उनके द्वारा राज्यसभा में इलेक्टेड होते हैं और राज्यसभा के अलग है। तो लेकिन जो पार्लियामेंट हाउस जो इलेक्ट किए जाते हैं पब्लिक के द्वारा, तो वो हैं लोकसभा। मेनली ये याद आपको रखना है कि बीच पार्लियामेंट हाउस इज द हाउस इलेक्टेड बाय द पब्लिक, तो ये लोकसभा। गांधी जी वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द क्रिएशन ऑफ लियो टोल्स्टॉय। ये इनके द्वारा इन्फ्लुएंस्ड थे, लियो टोल्स्टॉय के द्वारा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फॉर्म्स द फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन कौन फॉर्म करता है? तो प्रेसिडेंट फॉर्म करते हैं। तो यही मेनली क्वेश्चन इतना था फ्रेंड जो अभी तक हम लोग किए हैं। सो फ्रेंड, आप लोग इस चैनल को शेयर करें ताकि और भी हम आपको इम्पोर्टेंट नोट्स और क्वेश्चंस कराएं यहाँ पे इसके चैनल पे। सो फ्रेंड, थैंक यू ऑल एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब डिप्लोमा विद सोनू।